बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? यस सर। फर्स्ट क्लास की किसी की आज? फर्स्ट क्लास ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स। जो हमारे पास क्यूए का पोर्शन है हमारे पास बेटा जो पेपर है क्यूए का, बेटा क्यूए की फुल फॉर्म क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पेपर में कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3 सेगमेंट्स हम कवर करेंगे। बेटा कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम मैथ्स, कुछ पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स का, और कुछ कवरेज करेंगे हम रीजनिंग की। इंस्टीट्यूट ने इस 100 नंबर का जो एमसीक्यू है इसका ब्रेकअप बताया हुआ है। बोला 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के एमसीक्यू तो मैथ्स के रहेंगे। अगले 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैटिस्टिक्स के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे यहां पर रीजनिंग के। ये इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, ब्रेकअप बताया हुआ है। पहला सेगमेंट जो रहेगा मैथ्स का, फिर स्टैट्स का 40 नंबर, और फिर 20 नंबर रीजनिंग का है। कुल मिलाकर 100 नंबर का ये ब्रेकअप इंस्टीट्यूट ने हमारे को बताया हुआ है। तो यहां पर टुडे विल बी स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स। जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं, जिनके पास 10+2 में मैथ्स नहीं थी, कौन कौन है बच्चे? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एक तो उनके लिए ये इंतजाम किया हुआ है कि भाई आप ये वो सेगमेंट है जो सबके लिए नया है, चाहे 10+2 में मैथ्स थी नहीं थी, कॉमर्स है, साइंस थी, सबके लिए ये सेगमेंट नया है। एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, ये भी आपने क्लास 11th में इको के साथ पढ़ी हुई है। बेटा पढ़ा हुआ है ना? ये जो टॉपिक है यहां पर स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा जैसे एवरेज, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर। बेटा ये चैप्टर के नाम कुछ सुने हुए हैं कि नहीं है? बेटा क्लास 11th में किया है ना आपने, लेकिन वो कोई भी ज्ञान यहां पर काम नहीं आएगा। क्लियर है? जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सिर्फ हमने फॉर्मूला बेस्ड काम किया हुआ है। यहां पर जितना काम होगा सीए में वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। ठीक तो इसलिए ये भी सेगमेंट ऑलमोस्ट सबके लिए नया रहेगा। मैथ्स में यस थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा उन बच्चों को जिनके पास 10+2 में मैथ्स थी। जिसके पास नहीं थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइट उनको जरूर मारना पड़ेगा, और वो भी इसलिए कि भाई 2 साल से मैथ्स नहीं किए तो दिमाग में थोड़ा जंग लग चुका है। ठीक भाई, आखिरी बार 10th में मैथ्स की होगी आपने, और 10th में भी कैसे की ये सब जानते हैं, उसी वजह से 11th में मैथ्स नहीं ली। बेटा ऐसे ही है ना? यस सर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 12th में मैथ्स तो है, लेकिन कैसे कैसे दिन रात काटे मैथ्स के साथ, ये भी सब जानते हैं। ठीक, तो इसलिए कोई चिंता खास करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही यहां पर शुरू करने वाले हैं। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? ठीक, ये दोनों ब्रेकअप, दोनों सेगमेंट दोबारा से मैं ही देखूंगा आपके साथ, मैथ्स और स्टैट्स। जनरली हम इसकी ऑल्टरनेट क्लास रखेंगे, एक दिन मैथ्स करेंगे, अगले दिन स्टैट्स करेंगे, फिर मैथ्स फिर स्टैट्स, इस तरीके से चलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में तो लगातार बैक टू बैक रोज पढ़ाऊंगा खत्म करने के लिए उसको, और कई बार ऐसा स्टैटिस्टिक्स में भी हो जाएगा। ठीक, वो मैं आपको डे टू डे बेसिस पर इंटीमेट करता रहूंगा क्लास कौन सी रहने वाली है। तो बेटा इसके साथ ही क्या हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर दें बेटा? बेटा अगर नहीं भी कहोगे तो भी मैं शुरू करूंगा ही। लो बेटा, मैथ्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक है जो मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ, दैट इज सेट थ्योरी।
functions and relations। बेटा ये पहला चैप्टर जो मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ आईसीएआई की स्टडी मटेरियल में। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल मेरे पास है, उस स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये है मेरा पूरा चैप्टर, जिसमें प्रिसाइसली स्पीकिंग ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं। मैंने तीनों को अलग अलग बना दिया। जो आपको बुक मिलेगी मेरी वाली, उसमें ये अलग टॉपिक है, ये अलग पढ़ेंगे और ये अलग पढ़ेंगे। बैक टू बैक भी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, ब्रेक कुछ और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा लौटकर फंक्शंस पर आऊंगा, फिर कुछ और पढ़ेंगे, फिर रिलेशंस पर लौट कर आएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं जिनका आपस में कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक सीक्वेंस मेरी मर्जी का रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो सीक्वेंस में फॉलो नहीं करूंगा। जैसे जैसे बैच प्रोग्रेस करेगा, बैच के हिसाब से मैं चैप्टर्स को शफल कर सकता हूं। फिलहाल टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक। बेटा हम टॉपिक शुरू करेंगे यहां पर सेट थ्योरी के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टॉपिक है यहां पर पूरा सेट फंक्शंस और रिलेशंस, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स ईच के आपको एग्जाम में मिलेंगे। कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बोला हुआ इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, इसमें से इतने का आएगा, इसमें से इतने का आएगा। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। ऐसा हो सकता है इस पूरे में से एक भी क्वेश्चन ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन मिल जाए। थोड़ा सिचुएशन डिफिकल्ट है वो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन स्टिल जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि कुछ भी कितना भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी एक एवरेज हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछता है। कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से ब्रेकअप हमारे पास चैप्टर्स का रहता है यहां पर। तो ये जो पहला टॉपिक है हमारे पास सेट थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, ये जो सेगमेंट था सेट थ्योरी फंक्शंस रिलेशंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसमें मुझे टाइम भी कम लगेगा और करने के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ मेरे पास इसमें नहीं है। ठीक बेटा, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेट थ्योरी। सबसे पहली बात तो ये कि जी इसमें क्या करने वाले हैं। सेट थ्योरी का मतलब क्या जी, सेट का मतलब क्या है। अगर मैं यहां पर वर्ड सेट से शुरू करूं तो सेट का मतलब है बेटा वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे मालूम है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब कुछ एक जैसे एलिमेंट्स को, कुछ एक जैसी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके आप रख दीजिएगा, तो दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जैसे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट उठाए, इनको एक साथ रखा, एनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, बंद कर दिया एक ब्रैकेट से, तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ सेट। क्या है बेटा, ये कलेक्शन है। ये बेटा कलेक्शन दिख रहा है आपको। कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ एलिमेंट्स को मैंने एक साथ इकट्ठा किया और एक साथ इकट्ठा करके यहां पर रख दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ सेट, जिसका एक नाम भी होगा। लेट्स से मैंने एक नाम रखा ए, तो ए इज अ सेट। सर कुछ शब्द रह गए, ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब, इन सब की एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए। ये जो आपने चीजें इकट्ठी की हैं, इन सब की एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए, यानी इन सब में कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। जरा बताएंगे इनकी डेफिनेशन, इनको किस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे? कोई एक डेफिनेशन बता सकते हो क्या इसकी? क्या है ये?
अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनकी एक कॉमन डेफिनेशन मिल गई कि नहीं मिली? तो अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा A is a set of all natural numbers A is a set of all natural numbers from 1 to 5। बेटा आपके दिमाग में बेटा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो बेटा, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A is a set of all natural numbers। ओहो, A एक सेट है, यानी A कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है। सर कौन से एलिमेंट्स? बेटा कुछ नेचुरल नंबर्स। क्या कोई कॉमन बात है? हाँ है। क्या कॉमन बात है उनमें? कि वो सारे 1 से लेकर 5 तक के हैं, फ्रॉम 1 to 5। तो अगर मैं ये बोलूंगा तो आपके दिमाग में खुद से खुद ये आना चाहिए। आई होप ठीक है। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हो गए। अब सेट को लिखने के 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड सेट बिल्ड। छोड़ो, बताता हूं अभी। ये समझ में इतनी बात आती है कि नहीं आती है? ठीक। तो सेट का मतलब क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? एक्स इज अ सेट। दोबारा से बात करें तो देखना बेटा, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। बेटा इसका मतलब यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक ही तो बात है। बेटा बोलो, एट टाइम्स मुझे इस तरीके से दिया होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या ये इसी से तो बना हुआ है। इज अ सेट ऑफ, एक्स क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कुछ एलिमेंट्स का। उन एलिमेंट्स की एक कॉमन डेफिनेशन है। क्या कॉमन डेफिनेशन है? कि दे ऑल आर वॉवल्स। जनरली रूल नहीं है, जनरली एलिमेंट्स जो है ये, दीज आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स एंड नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जनरली बोल रहा हूं, कोई रूल नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जब ज्यादातर नाम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल लेटर से। बेटा आई होप ठीक है बात ये भी। तो एक वर्ड बताया सिर्फ मैंने आपको, वो ये कि एक्स सेट के बारे में क्या बता दिया? इट इज अ सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या एलिमेंट्स कह लीजिए, जिनकी एक कॉमन डेफिनेशन हो। उन सारे एक जैसे एलिमेंट्स को अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ सेट। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब ये सेट भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हमें करना क्या है? हमें सेट थ्योरी में मैंने एक वर्ड सेट का मतलब बताया, अब इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सेट कितने प्रकार के होते हैं, पहला मेरा सेगमेंट वो रहेगा, और फिर उन सेट्स पर अलग अलग प्रकार से ऑपरेशंस कैसे कर पाएंगे वो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। बेटा क्लियर है बात? चलूं आगे और एक बात तो क्लियर हो गई, सेट थ्योरी। हाँ ना बेटा बाबू, ये बुक मिली कि नहीं मिली किसी को? चलिए मिल जाएगी, अभी रास्ते में है। एक तो ये जो बुक आपको मिलेगी, ये पार्ट 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके अलावा भी देयर एग्जिस्ट सर्टेन चैप्टर्स जो हम करेंगे। ठीक, बार बार सवाल में पूछना सर इसमें स्टडी मटेरियल में चैप्टर है और इसमें इंडेक्स में नहीं है। ठीक, बिकॉज कुछ चैप्टर्स और भी हैं इसके अलावा जो मैं कवर करूंगा। क्लियर है बात? एक बात। दूसरी बात, जितने भी क्लास में मैं एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा आपको,
मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा यहां पर, जो यहां पर क्वेश्चन होंगे बहुत कम सॉल्व करेंगे। मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखा कर कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वो सारे आप यही नोट करेंगे। थोड़ा छोटा छोटा करके नोट करिएगा, क्योंकि ज्यादा रहेगा कंटेंट और पेज कम रहेंगे चैप्टर में। इसके जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में ही करने के लिए दिया करूंगा। बेटा क्लियर है बात? एक बात। दूसरी बात, चलो ठीक है। तो बेटा मैंने बताया आपको ये इस प्रकार से सेट के बारे में, तो ये हो गया सेट। अब सेट को लिखने के दो तरीके हैं, सेट बनाने के दो तरीके हैं। सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। देखना जरा बेटा, या तो होगा एक सेट बिल्डर फॉर्म, as the name suggests, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा ये वो फॉर्म है जहां से आप सेट बना सकते हो। आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा होगा सेट बिल्डर फॉर्म? सेट को लिखने के दो तरीके, या तो आप लिखेंगे उसे, ये कौन सा हो गया बेटा, क्लियरली दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास बुक में, मैं पढ़वा दूंगा, सिर्फ समझिए। सेट बिल्डर फॉर्म, बेटा क्लियर है बात? ठीक। एक दूसरा तरीका भी है प्रेजेंटेशन का, एक दूसरा तरीका है सेट को प्रेजेंटेशन का, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। बेटा दिख रहा है, यानी कि देखो ना, टैबुलर टेबल की फॉर्म में जहां कुछ लिखा होगा। देखना बेटा कौन से वाला है, ये कौन सा हो गया जरा बताना। ये हो गया आइदर रोस्टर फॉर्म कह लीजिए या टैबुलर फॉर्म कह लीजिए, एक ही बात है। आई होप ठीक है बात बेटा, ये भी ठीक। तो आज के बाद द सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, आइदर द सेट बिल्डर फॉर्म और बेटा रोस्टर फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे कोई ऑपरेशंस लगाने होंगे तो बेटा कौन सी फॉर्म पर लगा पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन कंटिन्यू। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट द सेट इनटू द रोस्टर फॉर्म, और उसके बाद ही फर्दर आगे काम कर पाएंगे। बेटा क्लियर है बात? सेट का मतलब क्या बताया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब सेट कैन बी प्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। कौन कौन सा? आइदर द सेट बिल्डर फॉर्म जो बेसिक है, जहां से सेट तक पहुंचेंगे, और दूसरा कौन सा हुआ? रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। हम जितनी भी ऑपरेशंस लगा पाएंगे वो रोस्टर फॉर्म पर या टैबुलर फॉर्म पर ही लगा पाएंगे। बेटा क्लियर है? अब ये टाइप्स ऑफ सेट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के सेट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस पर। जैसे एक कैटेगरी बन सकती है सेट्स की, आइदर द सेट कैन बी अ फाइनाइट सेट और इट कैन बी इनफाइनाइट सेट। बेटा क्या मतलब हुआ? अगर आप सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा A इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। A एक सेट है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। बेटा बना पाओगे क्या? राम, श्याम, घनश्याम एंड सो ऑन। बेटा क्या इन्हें काउंट कर सकते हो? यस, द एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी काउंटेड।
वो अलग बात है। यहां पर 70 बच्चे बैठे हुए हैं, या 500 होंगे या 1000 होंगे या 10,000 होंगे, बट काउंट कर सकते हो, दे कैन बी काउंटेड। लेकिन अगर काउंटिंग नहीं हो सकती, अगर काउंटिंग नहीं हो सकती, जैसे x इज अ सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन द स्काई। आओ बेटा, x एक सेट बनाते हैं और सारे स्टार्स के नाम लिखने शुरू करते हैं। अगर आप नाम लिखना शुरू कर दोगे बेटा, बोलो बेटा, क्या इनको काउंट कर पाओगे? कैन नॉट बी काउंटेड। तो यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो बेटा उसे क्या कह देंगे फिर? इनफाइनाइट सेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, on the basis of number of elements, set can be categorized under two heads. It can be, bolo beta, it can be a finite set or it can be a infinite set. ठीक, अगर काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, और काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बात? मैं आपको आज कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एक वर्ड सेट है इसके इर्द गिर्द आपको घुमाता रहूंगा, ठीक, और सारी जुड़ी हुई बातें बताऊंगा, जिसका कुछ का जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, कुछ की शायद जरूरत नहीं भी पड़ेगी, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी वो सब मुझे पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बस आप आराम से सुनिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो रीडिंग इसलिए बाद में करा दूंगा, ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है। बेटा बढ़ूं आगे? ओके, दोबारा से देखना बेटा, एक और कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर सेट या सिंगलटन सेट। क्या मतलब है इसका? बड़ा सिंपल है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। क्लियर है बात? अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जैसे मैंने कह दिया ये, बेटा क्या है ये? सेट है कि नहीं है बताओ? सेट है ना? एंड दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। बोलो बेटा, मैंने आपसे कहा x इज अ सेट ऑफ ऑल लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, अब ये अगर सेट बनाए रोस्टर फॉर्म में, बेटा किस किस का नाम आएगा? बोलो बेटा। हाँ जी, ये लो, चलो एक काम करते हैं, सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहां पर। टिल 2015, एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट मोर सिंपल, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, बताना कुछ और था। ये लो, ऑफ ऑल लेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जी बेटा, बताना बेटा क्या आएगा नाम इसमें? मायावती। नलायक, मायावती बोल। बताओ बेटा, लेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, कौन, किसका नाम लिखूं यहां पर? बेटा क्लियर है बात? इंदिरा गांधी नाम आ जाएगा। सो दिस इज क्लियर। क्या कोई और एलिमेंट इस सेट में आने वाला है? आंसर इज नो। सो दिस इज क्लियरली, बेटा कौन सा हो गया? बोलो बेटा, सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। बेटा क्लियर है? सो एक नाम और बताओ। लो बेटा, 5। बेटा क्लियर है बात? ये एम्प्टी सेट, क्या मतलब है एम्प्टी सेट का? नाम सजेस्ट कर रहा है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना होगा, है? कोई एलिमेंट ना होगा, हाँ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना होगा इज कॉल्ड अ नल सेट। जैसे मैंने कहा आपसे
X is a set of all lady prime ministers of India after 2010। बेटा लिखवाओ, बोलो बेटा बोलो, किसका आएगा? सर मेरी मम्मी का नाम लिख डालो इसमें। बेटा मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। बताओ फटाफट से, बेटा नाम आएगा किसी का? नहीं आएगा, नहीं आएगा। सो दिस इज अ नल सेट या वॉइड सेट। बोलो बेटा, नल सेट कह लीजिए या वॉइड सेट कह लीजिए या एम्प्टी सेट, या इट कैन बी डिनोटेड बाय, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड फाई। इसका मतलब है कि हम नल सेट की बात कर रहे हैं। देखना बेटा, आप ये बताओ, ये बताइए, P नल सेट हो गया बेटा? बोलो बेटा, जीरो यानी कुछ नहीं है, यानी नल सेट हो गया। दिस इज नॉट अ नल सेट। इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो क्या है वो अलग बात है, बट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन दिस सेट। तो बेटा ये सेट कौन से वाला है? दिस इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। आई होप ठीक है बात? बेटा बोलो, सिंगलटन सेट यानी अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल सेट। बढ़ूं बेटा आगे? और देखें, और देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास यहां पर, इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है ये? इसका मतलब है बेटा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि एक सेट है बेटा A, 5, 4, 3, 10, 7, दिस इज अ सेट। अब ये मत पूछना मुझसे सर इनमें कुछ कॉमन तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटा होगा कुछ कॉमन, मुझे नहीं पता क्या कॉमन है। हो सकता है ये 5 बच्चों के मार्क्स हो। समझ रहे हैं मेरी बात? कि A इज अ सेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। तो आज के बाद ये बहस नहीं करेंगे हम कि सर इनमें कॉमन डेफिनेशन क्या है। होगी, उसने अगर ये सेट बिल्ड ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है तो मैं मान के चलूंगा कुछ ना कुछ इसमें कॉमन डेफिनेशन होगी जिसके आधार पर ये सेट बना दिया गया। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय एन ए। बेटा क्या पढ़ोगे? पढ़ के बताओ उसे। ये पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। बोलो बेटा, इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। एन ए नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? जरा बताना बेटा। बोलो बेटा, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए। बेटा क्लियर है बात? और देखना जरा, एक सेट दिया हुआ है यहां पर, सेट बी 2, 7, A, X, Y, 5, 7, 2। बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेटा क्लियर है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। बेटा बोलो। अरे होगा ना कोई कॉमन बात इनमें? क्या सोचना? A set may contain some numeric elements as well as some alphabets also।
हो सकता है। बेटा क्लियर है बात? लेकिन आंसर गलत है इसका। जानते हो क्यों? मैंने क्या लिखा था यहां पर? मैंने लिखा था एक वर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स। बोलो बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें 2 and 7, बेटा रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? विल नॉट बी कंसिडर्ड। पूरी की पूरी सेट थ्योरी में आज के बाद अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप एक सेट को, एक एलिमेंट को जितने चाहे मर्जी बार लिख लो, काउंट वो एक ही बार होगा। तो आज के बाद व्हाट वुड बी द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी? बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बेटा ठीक है, क्लियर है बात? ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। और देखना बेटा सी 1, बेटा क्लियर है बात? ये क्या लिखा मैंने जरा बताएंगे? जी बेटा क्या लिखा है? ये सी एक सेट है, इसमें 1 1 1 1 1 1 आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है। मेरा पहला सवाल व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी? बोलो बेटा। कार्डिनल नंबर कितना है इसका? बेटा कार्डिनल नंबर इज 1। ये 1 एक्चुअली लेट्स मेक इट 4, वो 1 1 से कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए करा रहा हूं। बेटा 4 लिखा हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 4 लिखा हुआ है यहां पर। बताना कार्डिनल नंबर कितना हो गया? बेटा 1 हो गया। ये ध्यान से देखना क्या लिखा बेटा? ये वेदर दिस इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि इनफाइनाइट लिखा हुआ है। नहीं होगा। इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो क्या? आपने काउंट करके बताया तो अभी मुझे। बोलो बेटा। देखने में क्या लिख रहा है वो नहीं है, रियल सेंस में इसका कार्डिनल नंबर कितना है बेटा? तो यस द एलिमेंट्स आर काउंटेबल। बोलो बेटा। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। आई होप ठीक है बात ये? तो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? कैसे तय किया था जरा बताना एक बार बेटा। कैसे तय किया था? बोलो बेटा। एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो? तो एलिमेंट्स काउंट करने का मतलब क्या है? काउंटिंग को ही तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यहां पर काउंट हो सकते हैं और यहां पर इनफाइनाइट है बेटा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट था और ये कौन सा था? फाइनाइट सेट। आई होप ठीक है बात ये? बताओ देखकर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। आई होप ठीक है बात बेटा? ये भी कुछ ही बातें मैंने बताई आपको अभी तक। क्या क्या? सेट का मतलब क्या बताया बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म जो स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा, या रोस्टर टैबुलर फॉर्म जिसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे होंगे। फिर मैंने बताया टाइप ऑफ सेट, या तो होगा फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, या सिंगुलर सेट या नल सेट। बेटा बोलो। ठीक। साथ में मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, ये छोटी बातें ही इकट्ठी कर रहा हूं मैं यहां पर, जो सारी मेरे लिए रेलिवेंट होंगी और सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। चलिए देखें।
एक सेट फिर से दे दिया उसने मुझे ए 1 3 5 7 और एक सेट दिया हुआ है बी 5 7 9 1 5 7 3 1। बेटा इन दो सेट्स को देखकर कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बोलो बेटा। बेटा इन दो सेट्स को देखकर कुछ कहना चाह रहे हो क्या? क्या बेटा? सारे एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड सारे एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। बेटा ऐसी तो है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, नाउ इन दिस केस इट इज कॉल्ड द इक्वल सेट्स। क्या कहेंगे इन्हें? इक्वल सेट्स। एक ही मतलब है। एक बच्चे ने मुझे ये लिख कर दिया आंसर में, एक बच्चे ने मुझे आंसर में ये लिख कर दिया, दोनों का मतलब सेम है, दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ मेरा, अब आज के बाद सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी चेंज्ड, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बेटा क्लियर है? आप जो चाहे मर्जी सीक्वेंस लिख लो, मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़ेगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, देन दीज सेट्स आर कॉल्ड द इक्वल सेट्स। देखना बेटा कितना समझ में आया, देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है पढ़िए। X एक सेट बताया 1 3 5 5 3 7। एक सेट B बताया मैंने आपको 1 7 1 7 5 3। बोलो बेटा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X आर इन B and all the elements of नहीं है all the elements of B yes are in X, but all the elements of X are not in B। बोलो बेटा। मैं तो एक सिचुएशन क्रिएट की है, जजमेंट आपको लेना है कि क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं या इक्वल सेट्स नहीं हैं? 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 कोई है जो कह रहा हो सर ये इक्वल नहीं है? जी बेटा, दीज आर इक्वल सेट्स। एक बात बिल्कुल स्पष्ट रख लो आप दिमाग में कि जब भी कोई एलिमेंट कहीं भी रिपीट होगा, इसको पढ़ना ही नहीं आपको, ये है ही नहीं। लेट्स अज्यूम इट एज कि दीज एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप क्वेश्चन की शुरुआत ही इनको हटाकर करोगे। अब बताओ इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलो बेटा। दिख रहे हैं ना? तो अगर ये लिखे हुए भी हैं तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सेट पढ़ते ही अगर रिपीटिशन है हटा दो उसको। अब आगे की यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि अब आपको डिसीजन क्या लेना है। तो बेटा जैसे ये दिखें आपको क्या करना है, इस बार मन की आंखें नलायक खोलोगे तो दिखाई देगा, बंद करनी है इस बार। बोलो बेटा। पहली बार ऐसा होगा जहां मन की आंखें क्या कर लोगे बेटा? बंद कर लोगे, ये दिखने नहीं चाहिए आपको। देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। बेटा बढ़ूं आगे? तो कॉन्सेप्ट था ये मेरे पास कौन सा? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। बेटा क्लियर है बात? और देखो, देखिए और एक सेट दिया हुआ है A 1 3 5 4।
एक सेट दिया हुआ है बी, AXYZ। जी बेटा, कुछ कह रहे हो क्या इनके बारे में? कुछ भी समानता नजर नहीं आ रही सिवाय एक बात के। क्या? द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is 4 and cardinal number of set B is again 4। बेटा सेम है कि नहीं है? नाउ these kind of sets are called equivalent sets। क्या कहेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल हैं क्या? बोलो बेटा, इक्वल हैं क्या? इक्विवेलेंट हैं। ये इक्वल हैं। इक्विवेलेंट भी हैं क्या? नो सर, नालायक, शर्म कर लो। कितना हुआ ये? और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है? तो दीज आर अगेन इक्विवेलेंट। आपको एक बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ऑल द इक्वल सेट्स, ऑल द इक्वल सेट्स, यह आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, आर ऑलवेज, क्या लिखा मैंने? आर ऑलवेज, all the equal sets are always equivalent, but all equivalent sets may not always be इक्वल। बेटा आई होप ये बात पढ़ पा रहे होंगे आप। भाई अगर दो सेट्स इक्वल हैं, यानी सारे एलिमेंट्स ए के बी में, बी के ए में, तो पक्का पक्का इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। लेकिन मैंने कहा दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं, तो वो दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं। बेटा इक्विवेलेंट हैं क्योंकि x का और y का कार्डिनल नंबर बराबर होता है, तो ये इक्विवेलेंट बन जाते हैं। बोलो बेटा, बन जाते हैं ना? तो इस हिसाब से इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये क्या बन गए? इक्विवेलेंट बन गए। मेरा अगला सवाल, क्या ये इक्वल भी हैं? यस, ये इक्वल भी है। लेकिन पिछली बार ये इक्विवेलेंट थे, बोलो बेटा, और इक्वल नहीं थे, तो इसलिए बोला मैंने मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल। आई होप ठीक है। इक्विवेलेंट हैं तो पक्का नहीं, मैं ही कंफ्यूज हो गया, वापिस आइए। अगर इक्वल हैं तो पक्का क्या होंगे? इक्विवेलेंट। लेकिन अगर इक्विवेलेंट हैं तो हो सकता है इक्वल ना हो और हो सकता है इक्वल हो। आई होप ठीक है। तो रटने वाली बात थोड़ी ना, ये था वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक, ऑल द इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। बेटा ठीक है। एक काम करिए, मैं कुछ लिखवाना है, एक्चुअली बुक है नहीं आपके पास, लिख लो। चलो थोड़ी सी बातें लिख लें, अगली बार ही लिखवाएं फिर। चलो नेक्स्ट क्लास में सुन लीजिए बस खाली आज, क्योंकि फिर बुक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मसला रहेगा।
चलिए ऑपरेशन ऑन सेट्स। आओ बेटा ऑपरेशन सीखेंगे। सर क्या अब यहां पर साइंस की क्लास भी होगी? क्या आप हमें काटना पीटना भी सिखाएंगे? बन नहीं रहा, चलो छोड़ो, ये लो देसी तरीका। ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेरियस ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन सेट्स। सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर यहीं से शुरू होगा। अब मैंने आपसे कहा बेटा एक सेट दिया हुआ है ए, अ सेट ए इज गिवन एज 1, बेटा बात ना करो, 1 3 5, और एक सेट दिया हुआ है लेट्स से बी, एक सेट दिया हुआ है बी यहां पर आपको, और वो बता दिया उसने लेट्स से 2 3 5 7 9, 2 डिफरेंट सेट्स आर गिवन, ना इक्वल हैं, ना इक्विवेलेंट हैं, ना कार्डिनल नंबर है, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट सेट्स मुझे दिए हुए हैं। ठीक, अब इस पर ऑपरेशंस लगाना शुरू कर रहे हैं। पहला, first is union of 2 sets. If we need to find out the union of sets denoted by A union B, अब ध्यान सुनिए, ये जो यूनियन लिखा हुआ है साइन, ये यू तो है लेकिन ये नॉर्मल यू नहीं है। बोलो बेटा, अगर आप देखिएगा तो ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर जा रहा है और नीचे भी। बेटा समझ में आ रही बात? ठीक, सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी यू। यहां पर आपको निकालना है अगर ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है अ सेट, ए यूनियन बी का मतलब है अ सेट कंटेनिंग द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ए को इकट्ठा करो, बी को उठाओ, दोनों को इकट्ठा करके जो एक नया सेट बन जाए, दैट विल बी कॉल्ड द यूनियन सेट। जैसे ए के सारे एलिमेंट्स रख लिए, बी के सारे एलिमेंट्स बी उठा लिए, नाउ दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। बेटा क्लियर? बेटा क्लियर है? दिस इज ए यूनियन बी, ये ही है ए यूनियन बी। अरे बता रहा हूं मैं, पूछ नहीं रहा नालायक, ये ए यूनियन बी ही है। ठीक है भाई, ये ही है मतलब ए यूनियन। अभी ये शक, यही बड़ी अजीब सी बात है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स रखे, बी के सारे एलिमेंट्स रखे, ए यूनियन बी बन गया। लेकिन 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 मुझे एक बात और पता है। क्या? मुझे क्या पता है बेटा? मुझे ये पता है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो बेटा इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से अब ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? बेटा ये बन गया कि नहीं बना? बोलो बेटा बोलो। समझ में आती बात? वैसे तो ए यूनियन का मतलब है अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मैंने वही किया फर्स्ट फेज में, मैंने वही किया, सारे ए के एलिमेंट्स सारे बी के एलिमेंट्स उठाकर इकट्ठा कर दिए। लेकिन मैंने कुछ और पढ़ा हुआ था, रिपीटिशन का मायने नहीं है, इनको हटा दिया। सो दिस वुड बी फाइनल ए यूनियन बी।
कोई बच्चा मुझे अगर ये लिखकर देगा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर ये आंसर में लिखकर दोगे ना तो भी कोई खास एतराज नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, पीड़ा होगी कि बच्चा थोड़ा कम अनपढ़ है, मैं थोड़ा ज्यादा अनपढ़ है, रूल सारे नहीं पता, लेकिन मैं नंबर आपके नहीं काट सकता। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, रूल्स की कमी है आपके अंदर, बट यस दिस इज एज सेम एज दिस आंसर। दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। इसके शायद आपको शाबाशी भी मिल जाए, इसमें 2-4 गालियां फालतू पड़े। बेटा क्लियर है? गाली खाओगे शाबाशी लोगे? हाँ, गाली खाएंगे बेटा सर, उसी की आदत है सर। लो बेटा और सुनो, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या मतलब है इसका? डिनोटेड बाय ए, ये जो यूनियन था इसका ऑपोजिट। बेटा क्लियर है? अ सेट, दोबारा से, ए इंटरसेक्शन फिर एक सेट होगा। सर इस सेट की विशेष बात क्या है? अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड विच आर प्रेजेंट इन बी। जो दोनों के कॉमन हैं उनको उठाकर मैंने यहां पर रख दिया। बेटा बताना कॉमन क्या क्या था? 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। बेटा क्लियर है बात? इज ए इंटरसेक्शन बी, इज ए इंटरसेक्शन बी। बेटा क्लियर है? अच्छा ऐसे ही एक चीज याद आ गई, देखना जरा एक बार। ऐसे इसे रोक के कुछ बता रहा हूं मैं आपको। ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं हैं? इक्वल हैं। सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सीक्वेंस चेंज होना इज नॉट एन इशू। दोनों इक्वल सेट हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मायने सेम है। बोलो बेटा। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए? व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ बी? और वैसे भी मुझे मालूम है अगर इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। सुनना और बेटा, एक सेट है ए, इसमें ये दिया हुआ है, और एक सेट है बी, इसमें ये दिया हुआ है। ये बताना था मुझे वहां पर, अब एकदम ध्यान आया, इसलिए यहां पर टॉपिक रोक कर ये बता रहा हूं। ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है? हाँ, इक्वली तो हैं। वहां 3-4 लिखा हुआ है, वहां 4-3 लिखा हुआ है, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। एंड सीक्वेंस कैन बी चेंज, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बोलो बेटा हाँ। क्यों? नो क्यों? समझिए, समझिए इसमें ये जो है, पहली बात तो ये एक ही एलिमेंट है विच इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ही एलिमेंट है 3-4, और ये कौन सा है? ये देखो जरा, ये देखिए जरा, देखिए चले, ये ग्राफ पेपर याद है बेटा? दिस इज कॉल्ड, और इसे क्या कहते थे? दिस वॉज कॉल्ड वाई एक्सिस,
एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है 3 4, ये ऑर्डर्ड पेयर है एक। जरा बताना इसका प्रेजेंटेशन यहां करना है, कैसे करोगे? पॉइंट पहला ऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया, और दूसरा ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? ऑन वाई एक्सिस। बोलो बेटा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज लाइक 3 4। बेटा यही मतलब है इसका। और अगर मैं पूछूं आपसे 4 3, तो बेटा 4 3 कहां आएगा? 4 ये पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ये, यानी ये कहीं पॉइंट आएगा। बोलो बेटा, ये आएगा 4 3। बेटा आपको साफ दिख रहा होगा 3 4 का मायने कुछ और है, 4 3 का मायने कुछ और है। यहां पर ये तो दो अलग अलग पॉइंट्स थे, ये क्या हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 3 4 का मतलब कुछ और 4 3 का मतलब कुछ और। आई होप ठीक है बात ये? ठीक, तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं एक बात और, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? बोलो बेटा, ये 1 है। बताया तो अभी, यही तो है 3 4, एक ही तो पॉइंट है ये, उस पॉइंट का नाम है। अब कल को अगर मैं कहूं आपसे कि भाई एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, और इसमें एलिमेंट है लेट्स से वही इंदिरा गांधी, तो कितने एलिमेंट्स हैं ये? क्या इसको ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11? नहीं नहीं है भाई, दिस इज 1 एलिमेंट। बोलो बेटा, एक व्यक्ति था, उसका नाम था इंदिरा गांधी। ऐसे ही यहां पर अगर बात करें तो ये एक पॉइंट है जिसका नाम है 3 4। बोलो बेटा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 1 एंड सिमिलरली द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज अगेन। बेटा क्लियर है बात? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ सेट एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ सेट। बेटा याद रहेगा? गलती करोगे क्योंकि ये आगे जाके सब कुछ मिक्स करूंगा, तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन माइंड। ऑर्डर्ड पेयर, ये पढ़ते ही आपको सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इसे कौन सा बोलते हैं? ये होता है सिंपल ब्रैकेट, और ये कौन सा होता है? कर्व, और ये कौन सा होता है? स्क्वायर। ठीक, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं सिंपल ब्रैकेट की, तो दिस डिनोट्स ऑर्डर्ड पेयर, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेट डिनोट करता है। बोलो बेटा, याद रहेगी बात? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने कुछ भी खास नहीं बताया आज, मैंने सिर्फ एक वर्ड सेट उठाया, उसके आसपास की ही चर्चा हम लगातार कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में इतना बेस तैयार हो गया मेरा कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद वी कैन जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है बेटा? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।